गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अपने पिछले क्लास के अंतर्गत अपने लेसन द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल के अंतर्गत पैरा नंबर 14 तक का अध्ययन कर चुके थे। आज की क्लास में हम लोग अपने इसी लेसन को कंटिन्यू करते हुए इसके पैरा नंबर 15 और उसके आगे के पैराग्राफ का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग अपना लेसन बिगिन करें। जैसा कि पैरा नंबर 15 में कहा गया है, द रिच गेट रिचर and the poor get children, which condemns them to remain poor। अर्थात जो धनवान थे वो धनवान होते जा रहे हैं और जो गरीब लोग हैं वो बच्चे पैदा करते जा रहे हैं, जिसके कारण वे आगे भी गरीब ही रह जा रहे हैं। अर्थात सिंपल सी बात है, धनवान लोग तो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा दे रहे हैं, जिससे उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जिसके कारण वे लोग धनवान होते चले जा रहे हैं। लेकिन जो गरीब हैं वो केवल बच्चे पैदा कर रहे हैं, वो अपने बच्चों को वो सुविधाएं नहीं दे पाते हैं जिससे वो अच्छे से पढ़ाई कर सकें, जिसका परिणाम ये हो रहा है कि उनकी गरीबी कभी समाप्त ही नहीं हो रही है। फिर राइटर आगे कहता क्या है, मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर्स, मेयरली मोर पीपल विदाउट वर्क। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन आप लोग कह सकते हैं कि राइटर का मानना है, जो कि हम लोग अक्सर इंडिया के गांव में यह एक धारणा बना दिया जाता है कि परिवार में जितने लोग होंगे उतने काम करने वाले होंगे, और जब अधिक काम करने वाले लोग होंगे तो घर में पैसा भी अधिक आएगा। लेकिन राइटर का क्या मानना है, तो राइटर का मानना है कि इसका तात्पर्य ये नहीं कि घर में अधिक बच्चे होंगे तो उसका तात्पर्य अधिक पैसा आएगा या अधिक कमाने वाले होंगे, बल्कि अगर घर में बच्चे अधिक होंगे तो उसका परिणाम क्या होगा कि बहुत से अधिक लोग घर में बेरोजगार होंगे। अर्थात अधिक बच्चों का होना तात्पर्य अधिक इनकम के स्रोत से नहीं, बल्कि बेकारी या बेरोजगारी को अधिक बढ़ाने से है, राइटर के अनुसार। फिर आगे क्या है, इट इज नॉट सजेस्टेड दैट ह्यूमन बीइंग्स बी ट्रीटेड लाइक कैटल एंड कंपल्सराइज स्टेरलाइज। अर्थात इस लाइन को एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। इट इज नॉट सजेस्टेड, यह सुझाव नहीं दिया गया है, दैट कि ह्यूमन बीइंग्स बी ट्रीटेड, मानवों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाए, किस प्रकार का, लाइक कैटल्स, जानवरों की तरह, एंड और कंपल्सरली स्टेरिलाइज, और उनके लिए नसबंदी अनिवार्य कर दिया जाए। अर्थात मानव जो जानवरों की तरह नहीं है कि उन पे ज़बरदस्ती उनका नसबंदी करा दिया जाए जिससे कि वे लोग बच्चा ना पैदा कर पाएँ, बट लेकिन देयर इज नो अल्टरनेटिव, इसका कोई विकल्प भी नहीं है, टू वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कोएरेशन। अर्थात राइटर कहना चाहता है कि ये सही है कि मानव के साथ हम जानवरों की तरह व्यवहार नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। हमें फैमिली प्लानिंग अर्थात कहीं न कहीं परिवार नियंत्रण हमें अनिवार्य रूप से सभी पे लागू करना ही होगा। क्यों करना होगा, तो राइटर आगे कहता है क्या, द चॉइस इज रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड परपेचुएशन ऑफ पॉवर्टी। क्योंकि विकल्प हम लोगों को पास से चुनने के लिए, लेकिन हमारे पास दो ही विकल्प है, या तो हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करें। अगर हम पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं करते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा, तो हम कहीं न कहीं अपनी गरीबी को अस्थायित्वीकरण देते जाएंगे। अर्थात या तो हम अपने जनसंख्या पे नियंत्रण करें या कहीं न कहीं हमारे देश से गरीबी कभी समाप्ति नहीं होगी, ये राइटर का मानना है। फिर हम लोग का अगला पैराग्राफ है, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 1.25 बिलियन टुडे।
राइटर का मानना है कि आज, अब आज का तात्पर्य क्या है, 1994 की, चूँकि ये आर्टिकल हम लोग का 1994 का है, तो ये 1994 की ही बात है। तो कह सकते हैं कि 1994 में राइटर का मानना था कि भारत की कुल जनसंख्या लगभग 1.25 बिलियन थी। मोर देन द एंटायर populations of Africa and South America put together। और ये जो 1.25 बिलियन की संख्या जो है भारत की, इस संख्या को अगर हम तुलनात्मक रूप से देखें तो अगर हम अफ्रीका और साउथ अमेरिका के जनसंख्या को दोनों को जोड़ देंगे तो भी वो भारत की जनसंख्या के बराबर नहीं होगा। अर्थात कहीं ना कहीं भारत में बहुत ही अधिक जनसंख्या विस्फोट की कंडीशन उत्पन्न हो गई थी। उसी के बारे में राइटर यहाँ पे कहीं ना कहीं इंडिकेट करने का प्रयास किया है। आगे राइटर कहता है, नो वन फेमिलियर विद द कंडीशन in India would doubt that the hope of people would die in their hungry hutments unless population control is given topmost priority। राइटर का मानना है कि भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इसमें बिल्कुल किसी भी प्रकार का संदेह व्यक्त नहीं करेगा कि जब तक हम लोग जो पॉपुलेशन कंट्रोल है अर्थात जनसंख्या नियंत्रण की बात है उसको सबसे प्रथम प्राथमिकता नहीं देंगे, सबसे अनिवार्य प्राथमिकता नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं भारत में रहने वाले लोगों की जो महत्वाकांक्षा है वो उनके हट में अर्थात झोपड़ियों में दब के रह जाएगी। अर्थात भारत के लोग वास्तव में जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। अर्थात कहीं ना कहीं भारत में जनसंख्या नियंत्रण अति आवश्यक है अगर हमें भारत के उस करंट के सिचुएशन से वरना हो तो। फिर इसके आगे राइटर का मानना है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री वी सी a transcending concern, the survival not just for the people but for the planet। राइटर आगे कहते हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, इन ह्यूमन हिस्ट्री, पूरे मानव इतिहास में, वी सी, हम लोगों ने देखा। अब क्या राइटर ने देखा, अ ट्रांसेंडिंग कंसर्न, एक ऐसा विचार, द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल बट ऑफ द प्लैनेट, जिसमें मानव जीवन के संघर्ष की कहानी नहीं बल्कि एक पृथ्वी के संघर्ष की कहानी का वर्णन किया गया है। अर्थात कहीं न कहीं हम लोग कह सकते हैं कि मानव इतिहास में यह प्रथम बार जो बढ़ती हुई चिंता देखी जा रही है वह न केवल लोगों के जीवित रह पाने के विषय में थी बल्कि ग्रह के जीवन के विषय में भी थी। फिर आगे राइटर कहता है, वी हैव बिगन टू टेक अ होलिस्टिक व्यू ऑफ द वेरी बेसिस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। राइटर कहता है कि अब हम लोग कहीं ना कहीं अपनी अस्तित्व के विषय में एक होलिस्टिक व्यू रखना शुरू कर दिए हैं। अर्थात पूरे विश्व के वासियों के द्वारा कहीं ना कहीं अपने जीवन के बारे में एक अच्छी सोच बिगिन हो चुकी है कि हम अलग नहीं है, हम लोगों का जीवन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर हम चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें तो हमें कहीं ना कहीं पर्यावरण को भी बचाना होगा। फिर आगे राइटर कहता है, द environmental problem does not necessarily single our demise, it is our passport for the future। राइटर का मानना है कि जो पर्यावरण की समस्या है, जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, डज नॉट नेसेसरली
सिग्नल आवर डरमाइज। यह हमारे अंत की तरफ ही नहीं केवल चेतावनी दे रहा है, बल्कि यह है आवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर। हमारे आगे आने वाले भविष्य के लिए एक पासपोर्ट की बात। अर्थात हम लोग जिस प्रकार का पर्यावरण वर्तमान में रखेंगे, उसी के परिणाम स्वरूप हमारा भविष्य भी निर्धारित होगा। इसलिए राइटर का मानना है कि हमें अपने पर्यावरण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। फिर आगे राइटर कहता है क्या, द इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन हैज अशर्ड इन द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वर्तमान समय में जो एक नई व्यू इस पूरे देशवासियों में जागृत हुई है, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, अर्थात उत्तरदायित्व की। अर्थात सिंपल शब्दों में राइटर का मानना है कि कहीं ना कहीं पूरे विश्व में लोग हैं वह यह समझ चुके हैं कि यह हमारा उत्तरदायित्व है कि हम अपने पर्यावरण की रक्षा खुद करें। फिर आगे राइटर कहता क्या है, इट इज ए होलिस्टिक व्यू, अ इकोलॉजिकल व्यू, सीइंग द वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड होल rather than a dissociated collection of parts। अर्थात राइटर कहता क्या है कि वर्तमान समय में जो हम लोग विश्व बंधुत्व की भावना रखे हुए हैं, अर्थात पूरे विश्व को जो एक स्वरूप में देख रहे हैं, यह स्वरूप किस प्रकार का है, यह स्वरूप है होलिस्टिक व्यू का, यह स्वरूप है इकोलॉजिकल व्यू का, जिसमें हम लोग पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में समझ रहे हैं। और यह हम जान रहे हैं कि हमारे कार्यों का प्रभाव जैसे हमारे परिवार के मेंबर पे पड़ता है, उसी प्रकार से हमारे द्वारा किए गए पर्यावरण पे जो दुष्परिणाम हम लोग करेंगे, अगर हम खुद अपने पर्यावरण को नष्ट करेंगे तो ये केवल हमारे ही लिए घातक नहीं होगा, बल्कि हमारे आसपास में मौजूद जो समाज के अन्य वर्ग के लोग हैं या सभी देशवासियों की बात किया जा रहा है कि अगर भारत के पर्यावरण को हम लोग दूषित करेंगे तो इसका प्रभाव केवल भारत के लोगों पे नहीं पड़ेगा, बल्कि इस विश्व में मौजूद अन्य देश के लोगों पे भी पड़ेगा। इसी चीज़ को यहाँ पर राइटर ने बताया है कि पूरा जो हम लोगों का व्यू है वो केवल यह नहीं होना चाहिए कि हम केवल अपने देश के पर्यावरण को सुधारें। हमें ये सोचना होगा कि पूरा विश्व हमारा एक परिवार की बात है, और जब तक हम अपने उत्तरदायित्वों को समझते हुए, अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए अपने देश के पर्यावरण को नहीं संभालेंगे, सुधारेंगे, जब तक हर देश के वासी ऐसा नहीं करेंगे, तब तक जो इस पर्यावरण की समस्या है वो कभी समाप्त नहीं होगी। और इसका एक ही तरीका है कि हम लोग पूरे विश्व को अलग अलग भागों में तोड़ के ना देखें। हम यह ना समझें कि विश्व के हर एक कंट्री एक विश्व के अलग अलग भाग है, बल्कि हम ये सोचें कि विश्व में मौजूद हर एक कंट्री कहीं ना कहीं एक बड़े परिवार का हिस्सा है। अर्थात हमें होलिस्टिक व्यू अपनाना होगा, हमें इकोलॉजिकल व्यू अपनाना होगा, तभी जाके हमें वर्तमान में जो ये पर्यावरण की समस्या है उस पे हम लोग निजात पा पाएंगे। फिर राइटर आगे कहता क्या है, इंडस्ट्री हैज अ मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन दिस न्यू एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस उत्तरदायित्व के युग में जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, जो हमारे व्यापार या उद्योग धंधे हैं, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसा राइटर क्यों कह रहा है, वो आगे अपनी बातों को जस्टिफाई करते हुए बता रहा है। व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी, कितना अच्छा परिवर्तन होता इफ मोर बिजनेसमैन, यदि अन्य व्यापारी शेयर द व्यू ऑफ द चेयरमैन ऑफ डूपॉन्ट मिस्टर एडगर एस ओलार्ड, कि कितना अच्छा होता कि अन्य व्यापारी भी जो डूपॉन्ट जो कंपनी है उसके चेयरमैन जो मिस्टर एडगर एस ओरलैंड हैं,
उन्हीं की बात विचार रखता। अब वो क्या विचार रखे थे जो राइटर को पसंद आया, वो आगे बताया गया है। हु 5 years ago, जो 5 साल पहले डिक्लेयर्ड या घोषित किए हिमसेल्फ टू बी द कंपनीज चीफ इन्वायरमेंटल ऑफिसर। अर्थात उन्होंने 5 साल पहले ही जब कंपनी खोला तो स्पष्ट रूप से बता दिया कि चीफ होने के कारण, अर्थात अपने कंपनी का एक तरीके से हेड होने के कारण मैं यह घोषित करता हूँ कि मैं अपने कंपनी के अंतर्गत जो इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट है उसका भी हेड मैं खुद हूँ। फिर आगे राइटर कहता क्या है, ही सेड, उन्होंने कहा, आवर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस एज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर रिक्वायर्स दैट वी एक्सेल इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस। और उन्होंने अपने बातों को आज आगे जारी रखते हुए कहा कि जैसा कि हम लोग विश्व में सबसे अच्छे उत्पादक करता हैं, इसलिए हमारा दायित्व होता है कि हम अपने पर्यावरण के प्रभाव में भी अच्छा योगदान दें। अर्थात हम लोग सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि जो मिस्टर एडगर एस वुलर्ड महोदय हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि चूँकि मैं अपने कंपनी का मुख्य निर्माता या मुख्य पर्यावरण अधिकारी हूँ, तो यह हमें ध्यान रखना होगा कि चूँकि विश्व में मुख्य निर्माता के रूप में हमारा अपना अस्तित्व अगर बना हुआ है, तो इसको बनाए रखने के लिए यह ज़रूरी है कि हम पर्यावरण प्रदर्शन के लिए भी उत्कृष्ट कार्य करें। अर्थात उन्होंने स्पष्ट रूप से बताने का प्रयास किया कि अगर हम चाहते हैं कि इस विश्व में हम ऊपर बने रहें, अपने प्रभाव को बनाए रखें, तो यह आवश्यक है कि हमें पर्यावरण के विषय में भी सोचना होगा। क्योंकि जब तक हम पर्यावरण के विषय में सोचेंगे तो पर्यावरण अच्छा नहीं रहेगा, तो फिर विश्व का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, और जब विश्व के स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो विश्व में लोग नहीं रहेंगे, और जब विश्व में लोग नहीं रहेंगे तो फिर हमारे कंपनी का कोई मतलब नहीं होगा। फिर आगे का पैराग्राफ में राइटर बताता है क्या, of all the statements made by Margaret Thatcher during the year of her prime ministership, none has passed so decisively into the current coin of English usage as her felicitous words। अर्थात राइटर कहता है क्या है कि मार्गरेट थैचर जो प्रधानमंत्री थी, उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में बहुत शब्द बोले होंगे, बहुत स्पीच दिए होंगे, लेकिन इंग्लिश के अंतर्गत उनके द्वारा दिए गए स्पीच में सबसे ज़्यादा प्रयोग में किए जाने वाले स्पीच कौन थे, कौन से वर्ड बार बार रिपीट लोगों के द्वारा किए जाते थे, वो आगे बताया गया है। डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप लोग देख सकते हैं। तो वो स्पीच क्या है, नो जनरेशन हैज अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि किसी भी जनरेशन का इस अर्थ पे अधिकार नहीं है। अर्थात अगर हम ये सोचें कि हम अपने भूमि का मालिक खुद हैं, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि जो भूमि हमें मिला है अपने पूर्वजों से, उस भूमि पे हम अपना अधिकार न समझें। तो अधिकार न समझें तो क्या समझें, तो वो आगे कहते हैं क्या, ऑल वी हैव इज अ लाइफ ऑफ टिनेसी। जो कुछ भी हम लोग हैं, जो भी भूमि हमें मिला है, हम उस भूमि के क्या हैं, काश्तकार हैं। विद अ फुल रिपेयरिंग लीज, और ये हमारा दायित्व है कि उसमें जो भी समस्याएं हैं उसको दूर हम खुद करें। अब दूसरे शब्दों में हम कह क्या सकते हैं कि वो कहना क्या चाह रही हैं कि हम सभी अपने जीवन काल के लिए इस जो भूमि हमें मिला है उस पर एक काश्तकार मात्र हैं, और इसको पूर्ण ठीक रखना ही इसका किराया है। अर्थात
चूँकि ये भूमि हमें मिला है, हम इसके किसान हैं, तो ये हमारा दायित्व है कि इसकी किराए के रूप में हम मात्र इतना करें कि जो भूमि जिस रूप में हमें मिला है, हम उसको उसी रूप में बनाए रखें, अर्थात उसको बर्बाद ना करें, उसे प्रदूषित ना करें। फिर आगे राइटर का क्या कहना है, इन द वर्ड्स ऑफ लेस्टर ब्राउन के शब्दों में, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर forefathers, we have borrowed it from our children। ये बहुत बड़ी बात ब्राउन महोदय ने कहा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि हमें यह सोचना होगा, हमें यह समझना होगा कि ये जो भूमि हमें मिला है, जो ये पृथ्वी मिला है हम लोगों को, हम यह न सोचें कि ये हमें हमारे पूर्वजों से विरासत के रूप में मिला है। हमें यह सोचना चाहिए कि हमें कहीं न कहीं ये पृथ्वी हमारे आगे आने वाले पीढ़ी से हम इसे उधार लिए हैं, क्योंकि जब हम इस भाव को रखेंगे कि हम अपने बच्चों से इसको उधार के रूप में लिए हैं, तो ये हम कहीं न कहीं अपने दायित्व के रूप में हमें यह सोचना होगा। क्योंकि हम लोग जैसे पैसे उधार लेते हैं, तो हमारा ये दायित्व होता है कि सही समय पे हम उस पैसे को लौटा दें। उसी प्रकार से हमें यह सोचना चाहिए कि ये पृथ्वी हमें हमारे बच्चों से उधार रूप में मिला है, तो ये हमारा दायित्व है कि हम अपने बच्चों को यह पृथ्वी इस रूप में लौटाएं कि वह पृथ्वी प्रदूषित न हुई हो, अर्थात उस पृथ्वी पे हमारे बच्चे भी अच्छे से जीवन बिता सकें। अर्थात कहीं न कहीं ये पूरा चैप्टर, ये पूरा लेसन, चूँकि ये लेसन इसी पैराग्राफ के साथ समाप्त हो जाता है, कह सकते हैं कि पूरा चैप्टर, ये पूरा लेसन एक मात्र बात कहता है, क्या है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। अर्थात हमें सतत विकास के बारे में सोचना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हम वर्तमान समय में पृथ्वी का जो भी पृथ्वी पे स्रोत मौजूद हैं, प्राकृतिक रूप से जो हमें फ्री रूप से मिल रहा है, तो हमें यह देखना होगा कि हम उसका दुरुपयोग न करें। हम उसका उपयोग करें, लेकिन इस रूप में उपयोग करें कि वो प्रदूषित ना हो, ताकि आगे आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, वो भी इस पृथ्वी का उपयोग अच्छे से कर सके। तो इस तरीके से हम लोगों का ये लेसन समाप्त होता है। आज के लिए धन्यवाद।